Okay guys, let's begin solving some questions. हमने कुछ questions किए थे, but then we stopped at a certain point. Anyways, look at this question. ये कह रहा है the graph shows how the current through the filament lamp varies with the potential difference across it. सबसे पहली चीज़ है कि if you look at this graph for the filament lamp, हमारे पास जो ये curve है, ये कर्व जो है मैंने आप लोगों को बताया भी था शुरू में कि जब भी ये कर्व आपका पीडी साइड पर या वोल्टेज साइड पे घूमेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी। सही है, तो रियलिस्टिकली इसमें रेसिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन हमें भी पता है कि फिलामेंट लैम्प के बारे में आप ओ लेवल्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आए थे कि जैसे ही फिलामेंट लैम्प गर्म होता है तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ती है। So basically the resistance of the filament lamp increases with the rise in the temperature. So D should be the answer. There is no denying it. इसमें कोई शक नहीं है। ये वाला रीड करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये वाला जरा इधर देख लो, ये भी बड़े बहुत सवाल आते रहते हैं। At a circuit junction, a current I divides into currents I1, I2 and I3. Obvious सी बात है कि इसके अंदर हमारे पास क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ लग रहा है, राइट? सीधी सी बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सिक्वेंस है। सो ये मुझे बोलता है कि विच लॉ डज दिस स्टेटमेंट इलस्ट्रेट ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज दिस लॉ बेस्ड ऑन? ऑब्वियसली बात है, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब जरा इधर देखो, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिफाइन रेसिस्टेंस? अगर हम लोग रेसिस्टेंस की डेफिनेशन देखें तो वो होता है V ओवर I, अग्रीड, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। ऑल्दो इन सब में रेसिस्टेंस निकल रही है, लेकिन जो डिफाइन कर रहा है रेसिस्टेंस को वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। वो कौन सा है? वो स्ट्रेट अवे C है, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द ओनली थिंग दैट डिफाइंस रेसिस्टेंस। अब ये जरा सुन लो, इसमें डिफाइन बोला था, दैट इज व्हाई आई हैड टू गो थ्रू दिस रूट। ऑल्दो बाकी सारी भी इक्वेशंस करेक्ट है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपका जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इसमें बेस्ड है कि भाई रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। एनीवेज, ये भी हो गया। अब ये वाला सवाल जरा इधर देखो, अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये वाला है पोटेंशियोमीटर सर्किट बिलो एक हमारे पास है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो है, बिफोर आई इवन मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, आई नीड टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। ये पता है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो हमने सेटअप लगाया है ना, इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर सर्किट तो कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है बेसिकली ईएमएफ निकालते किसी टेस्ट सेल का। मैं अभी आपके सामने है, आप एक काम करो, ये सर्किट बना लो, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट सेल और इसको हम लोग कहते हैं ड्राइवर सेल। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट दिस डाउन। मैं अभी आपको इस पर कुछ समझा रहा हूं। टेस्ट सेल और ड्राइवर सेल हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नॉर्मल, सुन तो लो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नॉर्मली किसी ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हो, लेट्स सपोज कि आपके पास एक बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है, आपके पास एक बैटरी पड़ी हुई है और आप डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगाते हो और इसका ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास जो है इसके अंदर भी लॉस्ट वोल्ट्स आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस। द रीजन इज दैट कि ऑल्दो मैंने कहा था, आप लोगों को एक रूल बताया था कि इंटरनल रेसिस्टेंस को अगर सुलाना है या उसके इफेक्ट्स को बहुत कम करना है तो करंट को गिरा दो, करंट को गिरा दो। तो हमने यही किया कि यार वोल्ट मीटर लगा दिया इसके अगेंस्ट। द थिंग इज, रियलाइज दिस फैक्ट, अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता है तो उसकी रेसिस्टेंस इन्फिनिट होती है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड जो वोल्ट मीटर होते हैं थोड़ा सा करंट तो खाते हैं। अगर थोड़ा सा भी करंट इसमें से घूमेगा तो इसका मतलब है कि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस एक्टिव हो जाएगी, लॉस्ट वोल्ट्स खा जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हमारे पास इसमें लाजमी लॉस्ट वोल्ट्स होने वाले हैं। देयर इज अ वे अराउंड दिस सेटअप। एक हम लोग यूज करते हैं, इस तरह का सेटअप यूज करते हैं, ड्राइवर और एक टेस्ट सेल वाला मेथड होता है, ये यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर है और इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज है, इसमें जो ड्राइवर सेल होगा, ड्राइवर सेल, इसके बारे में लिख लो कि जो ड्राइवर सेल होता है, ड्राइवर सेल
मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर, यानी इसकी जो ड्राइवर सेल ईएमएफ जो होना चाहिए, इट शुड बी नोन। एक तो पहली बात है, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ड्राइवर सेल ईएमएफ शुड बी नोन, एक तो ये लिख दो, शुड बी नोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर सेल ईएमएफ should be greater than the test cell EMF. टेस्ट सेल EMF, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इधर लिखा है कि जो आपका ड्राइवर सेल है वो उसका जो EMF होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द टेस्ट सेल EMF, ठीक है। और एक और चीज है कि जो ड्राइवर सेल का जो EMF होगा, इट शुड बी नोन इन एडवांस्ड, ठीक है। ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए, वरना हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, ये जो आपने सेटअप लगाया है, इस सेटअप में हमारा मेजर टारगेट ये होगा, जरा सुन लो, कि ये जो आपके पास जॉकी पॉइंट नजर आ रहा है, ये जॉकी पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लेफ्ट राइट मूव करेंगे और ऐसी जगह पर इसको हम लोग रोक देंगे जहां पर ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर आपको पता है ना कि ये सेंटर जीरो होता है, एमीटर, ये लेफ्ट साइड पे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर सकता है। वी वांट द डिफ्लेक्शन टू बी जीरो। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि जब हम लोग इसका टेस्ट सेल का ईएमएफ निकालते हैं तो हमारे पास मेजर चीज ये होगी कि इसका जो ईएमएफ होना चाहिए, आई मीन इसका जो करंट होना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए। जैसे ही ये जीरो पर आएगा आप उधर रुक जाओगे, समझ गए। जब आप रुक गए उधर, तो फिर हम एक काम करते हैं, बेसिकली ये जो एक्स वाई जो आपके पास है, ये रेसिस्टेंस वायर होती है, दिस इज अ रेसिस्टेंस वायर। अगर सपोज करो इस पर्टिकुलर पोजीशन में मेरे पास यहां पे टेस्ट सेल पर जो है, यहां पर जो आपका करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर पर, वो जीरो आ रहा है। इफ द करंट इज जीरो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर करंट जीरो आ रहा है तो क्या टेस्ट सेल की जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगी वो एक्टिव होगी या आप सो जाएगी? सो जाएगी, सही है। ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ टेस्ट सेल टू स्लीप, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हमें इसकी परवाह नहीं है कि इसमें क्या इंटरनल रेसिस्टेंस है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मतलब मेरा मेन काम ये था कि मैं इसके थ्रू इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस को जीरो कर दिया मैंने, समझ गए। फिर जरा सुनो, जब मैंने इधर रोक दिया, उसके बाद हमें पता है कि ये जो टेस्ट वायर होती है, ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस वायर होती है, ये यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म भी होती है, ये बात भी पता है। बेसिकली आपको एक काम करना होगा, अगर सपोज करो कि मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये करंट जीरो आ जाए, आप एक काम तो कर सकते हो, आपको इसका ईएमएफ पता है, हो सकता है आपको ये जो आपके पास पोटेंशियोमीटर, ये सॉरी जो आपके पास वेरिएबल रेसिस्टर है, इसकी रेसिस्टेंस भी आपको पता है, सही है। आप एक काम ये कर सकते हो कि क्या आप इधर से लेकर इधर तक का वोल्टेज निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो वोल्टेज, ठीक है। वंस यू हैव दिस वोल्टेज विथ यू, ठीक है, इस पर्टिकुलर वोल्ट पर जरा सुनो, अगर सपोज करो 6 वोल्ट इधर आ रहे हैं और 6 वोल्ट पर यहां पर करंट जो आ रहा है मेरे पास, अगर जीरो आ रहा है, तो जीरो तभी आ सकता है कि जब मेरे पास इधर भी 6 वोल्ट हो, क्योंकि अब अगर मैंने इस तरीके से किया तो ये साइड मेरे पास पॉजिटिव थी, ये साइड मेरे पास नेगेटिव थी, अग्रीड। क्योंकि आप देख सकते हो कि आपकी जो ड्राइवर सेल की जो पोलैरिटीज है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये जाहिर सी बात है ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब जरा टेस्ट सेल की भी जरा पोलैरिटी देखो, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर ये 6 वोल्ट पर यहां पर करंट मेरे पास 0 एम्पियर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 वोल्ट है तो कंफर्म ये भी 6 वोल्ट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, भाई एक तरफ 6 वोल्ट है, दूसरी साइड पे भी 6 वोल्ट है, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो करंट क्या होगा? 0। ये बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्या? तभी तो हमारे पास करंट 0 होगा, सही है, तभी तो करंट 0 होगा,
ये बात समझ में आई? अब सपोज करो कि आपने 6 वोल्ट इधर निकाल लिया, रियलिस्टिकली आपने 6 वोल्ट इधर निकाला, सही, आपको पता चल गया यार 6 वोल्ट है ये। अब ये 6 वोल्ट है और आप देख रहे हो कि यार एमीटर यहां पे जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें करंट 0 आ रहा है, करंट 0 आ रहा है, आप चुपचाप बोल देना टेस्ट सेल भी इतना ही वोल्ट का होगा। समझ गए? अब इसमें ये हमारे पास एक फायदा था कि इसके अंदर हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो कि प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दोबारा मैं एक दफा रिपीट करता हूं सारा शुरू से। सबसे पहली चीज है, जो आपका ड्राइवर सेल है वो बड़ा होना चाहिए साइज में, यानी उसकी जो ईएमएफ है वो पहले बड़ा भी होना चाहिए कंपेयर टू द टेस्ट सेल, और उसका जो ईएमएफ है वो ज्यादा भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, उसका ईएमएफ जानना भी जरूरी है, वो पता होना चाहिए हमें पहले से ही। बाय श्योरिटी वी शुड नो द ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल। अग्रीड? फिर आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू सेट अप द सर्किट समथिंग लाइक दिस। आप चाहो तो ये जो आपके पास ये वेरिएबल रेसिस्टर लगा हुआ है इसको भी हटा के फेंक दो, कोई हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। फिर आपके पास एक रेसिस्टेंस वायर है एक्स वाई, ये लगाया। फिर आपने करेक्ट पोलैरिटी के साथ टेस्ट सेल लगाया है जिसका हमें ईएमएफ निकालना है। फिर आप क्या करोगे, ये जो आपके पास जॉकी पॉइंट है इसको आप जो है सपोज करो इधर से स्टार्ट कर रहे हो, इधर से स्टार्ट करते करते जा रहे हो, आपके पास यहां पे करंट की रीडिंग होगी वो वेरी करते करते जा रही होगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास करंट इसमें 0 हो जाएगा। अगर करंट इसमें पूरी टेस्ट वायर पे 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपने गलती ये की है कि आपका जो ड्राइवर सेल है वो इससे साइज में बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टेस्ट सेल था वो ड्राइवर सेल से छोटा था, उसका ईएमएफ कम था, लेकिन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जब अगर इधर 0 आ जाए मेरे पास, किसी भी पॉइंट पर आपने रखने के बाद 0 आ गया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जो आपके पास इसकी रेसिस्टेंस है वो निकाल लेना, बल्कि रेसिस्टेंस नहीं, आप इसका पीडी निकाल देना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, हो सकता है 3 वोल्ट आ जाए, हो सकता है 1.5 वोल्ट आ जाए, जो भी आए, जिस पर ये वैल्यू हमारे पास इसकी गैल्वेनोमीटर की करंट की वैल्यू 0 हो जाए, उसका मतलब है कि अगर 6 वोल्ट है तो गारंटीड ये भी 6 वोल्ट होगा। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको हम लोग कहते हैं भाई, ये हमारे पास मेथड होता है कंपेयरिंग दी या फाइंडिंग दी ईएमएफ ऑफ अ टेस्ट सेल। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऑल्दो ये सवाल जो है ये डिफरेंट मैनर का था, लेकिन सर्किट बड़ा सिमिलर था तो मैंने ये डिस्कस किया। ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है? ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर फर्ज करो आपके पास, सपोज करो कि मेरे पास जो है एक सिंपल सा एक सर्किट बना रहा हूं, इधर देख लो, प्लीज देख लो इधर। मैंने एक नया सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, इसी टेस्ट सेल वाला सर्किट जो है, जैसे मेरे पास है एक सप्लाई ये लगी हुई है, लेट दिस बी वेल नोन, सपोज करो ये मेरे पास है 10 वोल्ट्स, ठीक है, 10 वोल्ट्स है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने एक रेसिस्टेंस वायर के साथ इधर कनेक्ट कर दिया। दिस इज द रेसिस्टेंस वायर, ठीक है, दिस इज द रेसिस्टेंस वायर। इसको मैं कर लेता हूँ एक्स वाई नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है, एक्स, बल्कि इसको एक्स जी नाम रख लेते हैं। यहाँ तक भी पहुँच गए? सही है। ये रेसिस्टेंस वायर है, मैंने उठाकर एक टेस्ट सेल जो है यहाँ पे लगा दिया। अब टेस्ट सेल की पोलैरिटी, अगर ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तो लाजमी इधर भी एक साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, लेफ्ट साइड, और जो हमारे पास दूसरी जो हमारे पास पोलैरिटी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर आपने इसके साथ जो है एक एमीटर इधर कनेक्ट किया हुआ है, एक कनेक्शन तो आप इसके साथ इधर कर ही दोगे। यहां तक भी पहुंच गए? सही है। अब सपोज करो कि आपके पास यहां पर जाकर आपने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे जाके इसको कनेक्ट किया, लेट दिस बी पॉइंट वाई। सही है। अब सीधी सी बात है, यू डोंट इवन रिक्वायर द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टेंस वायर। अब आप एक काम कर सकते हो, देखो, सपोज करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास करंट आ रहा है 0 एम्पेयर, यहां तक भी पहुंच गए, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे पास एक्स जी की जो लेंथ है वो है, सपोज करो 2 मीटर्स है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। और मैंने एक और चीज नोटिस की कि एक्स वाई की जो लेंथ आ रही है मेरे पास, वो सपोज करो मेरे पास आ रही है 1.3 मीटर्स आ रही है। अग्रीड? सिंस ये हमारे पास रेसिस्टेंस वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट कांस्टेंट होगा।
इसका मतलब है कि जो इस रेसिस्टेंस वायर की जो रेसिस्टेंस होगी, पिछली क्लास में भी बताया था, जो इसकी रेसिस्टेंस वायर की रेसिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अग्रीड होगा। तो क्या मैं एक पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं इधर कि अगर मुझे, जाहिर सी बात है, सपोज करो यहां पे मेरे पास करंट जीरो आ गया और मुझे चाहिए कि यार मुझे इसका वोल्टेज चाहिए, ठीक है, मुझे ये वोल्टेज चाहिए, तो ये वोल्टेज निकाल सकता हूं मैं इस तरीके से, लेट V इज इक्वल टू एक्स वाई की लेंथ, यानी एक्स वाई की लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ एक्स जी मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकता हूं इसको। यानी इस पर्टिकुलर केस में V इज इक्वल टू एक्स वाई कितना था 1.3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। जरा V की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 6.5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है कि ये वाली रीडिंग हमारे पास 6.5 वोल्ट आ रही है। अगर ये वाली 6.5 आ रही है तो इसका मतलब है क्योंकि यहां पे करंट जीरो था तो गारंटीड ये भी 6.5 वोल्ट होगा। समझ गए? दिस इज हाउ यू डू इट। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी। मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया, ये आज डाल भी दूंगा ताकि आप इसको दोबारा भी एक दफा देख के समझ लो। सही है? तो आई हैव ऑलरेडी डन दैट। लेकिन अब हम लोग सवाल पे जिस पे आ रहे हैं, ऑल्दो मैंने पूरा का पूरा इसके थ्रू समझाया था, बट ये सवाल इतना सिंपल नहीं है। अब इस सवाल में जरा आप लोग एक काम करते हैं, सब चीजें मैंने हटा दी हैं इधर से। अब आपके पास बेयर बोन्स ये सवाल है। लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इधर देखो, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहली चीज है, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराना है, ठीक है। In the potentiometer circuit below, the movable contact is placed at N on the bare wire XY. We can see that over here. सही है, ये हमने कर दिया। Such that the galvanometer shows zero deflection. अभी यहाँ पे zero deflection आ रही है, यानी zero current है। यहाँ भी पहुंच गए, सही है। फिर इसने एक काम किया, the resistance of the variable resistor is now increased. इसने क्या किया कारनामा कि इसकी जो resistance थी उसको बढ़ा दिया। जब इसकी resistance बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा कि ये वोल्टेज ज्यादा खाएगा। अगर ये वोल्टेज ज्यादा खाएगा तो इसका मतलब है कि जो अवेलेबल वोल्टेज होगा एक्स वाई पर वो गिर जाएगा। जब इस पर वोल्टेज गिरेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इधर से इधर तक भी वोल्टेज गिरेगा। यानी जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास एक्स एन का वोल्टेज गिरा तो इसका वोल्टेज तो नहीं गिरने वाला, क्योंकि ये तो मेरे पास सोर्स है। तो ये वाला जो वोल्टेज होगा ये बढ़ जाएगा, ये मतलब ये बढ़ा हुआ रहेगा, और वो वाला जो है कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो इस पर हमारे पास रीडिंग आना शुरू हो जाएगी, करंट की रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। अब इसको काउंटर एक्ट करने के लिए मुझे एक ही काम करना होगा, क्योंकि सिंस मेरे पास यहां से यहां तक पीडी गिरा हुआ है, मुझे इस पीडी को वापस से इसके बराबर करना है। इसके बराबर करने का एक ही तरीका है कि मैं इस जॉकी पॉइंट को पकड़ूं और इसको थोड़ा सा और राइट पे कर दूं। समझ गए? इज दैट क्लियर? सो एट द एंड ऑफ द डे इसका आंसर क्या होगा? नियरर टू वाई, नियरर टू वाई, ये और डिक्रीजेस। जी बेटे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है थोड़ी सी जिंदगी आसान कर लेते हैं। ये वाला मैंने करवा दिया था आपको, मुझे याद है। अच्छा, ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है, ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 जरा इधर देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये देखो, द करंट इन अ कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 100 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर गिरा। अग्रीड? Over a period of 8 seconds, what is the charge that flows during this time? अब सुनो, जरा सुनो। सबसे पहली चीज है Q is equal to IT होता है। अब लेकिन एक मसला है, मेरे पास जो करंट है वो वैरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है। तो इधर मैं क्या डालूंगा? इधर तो क्लीन बोल्ड हो गए। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये दोनों यूनिफॉर्मली अगर मेरे पास चेंज हो रहा है, जो चीज यूनिफॉर्मली चेंज होगी उसका आप एवरेज ले लोगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास, मेरे प्यारे बच्चे इधर देख लो, मेरे पास जरा इधर सुन लो,
ये मेरे पास करंट है और ये मेरे पास टाइम है, ठीक है, ये मेरे पास करंट है और ये मेरे पास टाइम है। मेरे पास हुआ क्या कि मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से इसका जा रहा होगा, इस तरीके का जा रहा होगा। अब मैं एक काम कर सकता हूं कि सिंस मेरे पास करंट यहां पे 100 था, 100 मिली एम्पियर्स इसको कर लेता हूं, इधर लिख दिया मिली एम्पियर्स, और यहां पर मेरे पास जो है करंट कितना है, 20 है, यहां तक पहुंचे। आप एक काम कर सकते हो, सीधी सी बात है, आप इसका एवरेज ले लो। एवरेज लेने का मतलब यह है कि एक सेंटर लाइन तक आप चले गए, सेंटर लाइन लेके चले गए आप, और आप जो है फिर इस टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज वॉट वी आर डूइंग। लेकिन ये तभी हो सकता था, इस तरीके का प्योर एवरेज तभी ले सकते हो अगर ये यूनिफॉर्मली चेंज होगा। सही है, यूनिफॉर्मली कीवर्ड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जब आप Q इज इक्वल टू आई टी लगाओगे तो डायरेक्टली लगेगा Q इज इक्वल टू आई, कितना है हमारे पास हो जाएगा 100 मिली, अच्छा मिली को मैं बाहर ही छोड़ देता हूं अभी, 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ताकि इसका एवरेज निकला है। लेकिन इसका यूनिट क्या है, मिली एम्पियर्स है, तो मिली एम्पियर्स ही रहने देता हूं क्योंकि आंसर मेरे पास कूलम्स के अंदर ही है, मिली कूलम्स में ही है। तो मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, 8 सेकेंड्स, डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई करोगे निकल आएगा सी। सही है, इज दैट क्लियर? वो भी कर सकते हो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। एरिया अंडर द ट्रेपीजियम बेसिकली आप इसका एवरेज लेके ही कर रहे हो। अच्छा इधर देखो, ये जरा पढ़ो, द सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट्स इनटू अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स आउट ऑफ द पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा लॉ है ये, कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ, बस पता है, एंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ ए। ये तो बहुत ही आसान था। ये वाला इधर देखो, ये वाला सवाल इधर देखो हमजा, अभी आपने जवाब देना, बहुत ही आसान सवाल है। द EMF ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग सर्किट इज 9 वोल्ट। इसने बोला ये 9 वोल्ट है, ठीक है। द रीडिंग ऑन द हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर इज 7.5 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये जो 7.5 वोल्ट्स आ रहे हैं, इसका क्या, अच्छा जरा सुनो, 9 EMF था, आप ओ लेवल्स में तो यही सीख कर आए थे कि भाई यहां पे 9 वोल्ट्स होगा तो यहां पे भी 9 वोल्ट्स होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, मेरा एक सवाल है कि 9 वोल्ट्स यहां पे है, जब आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है वो 7.5 रीड क्यों कर रहा है? एनी वन बिसाइड्स हिम, एग्जैक्टली इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये बात समझ में आई। अब मेरा आपसे सवाल है कि एक्चुअल जो ये 15 ओम लगा हुआ है, इसके ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा होगा? 7.5 आ रहा होगा। 7.5 वोल्ट इस पे आ गया, डायरेक्ट करंट निकाल दो, इसमें कितना आ रहा है, व्हाट इज द करंट? I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी 7.5 डिवाइडेड बाय 15 कितना? 0.5। सही है, नहीं आया समझ में? ये वाला तो बहुत आसान था। अच्छा यार ये वाला बच्चों वाला सवाल है, लेकिन मुझे कोई भी निकाल के दे दो, इसकी रेसिस्टेंस क्या आ रही है टोटल? व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन X एंड Y? यार तो बहुत जल्दी हो सकता है, तो बहुत जल्दी हो सकता है। इधर देखो, शॉर्टकट देखना है, शॉर्टकट देखना है इधर। ये और ये कॉम्बिनेशन में कितना हो गया? 16। ये और ये कॉम्बिनेशन में कितना हो गया? 16। 16 और 16 पैरेलल में है, दोनों बराबर हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो गया? 8। सही है। अच्छा ये वाला, the diagram shows a potential divider connected to a 9 volt supply of negligible internal resistance. Okay, internal resistance नहीं है, आसान गेम ही आसान है, ओ लेवल टेरिटरी में आप चले गए हो। What range of voltages can be obtained between P and Q? यानी इसने कहा है कि मेरे भाई आपके पास यहां पर V out है और आपको V आउट की रेंज चाहिए। सही है, तो इसकी रेंज का कोई मसला ही नहीं है। आप एक काम करो, सिंस ये वेरिएबल रेसिस्टर है, वेरिएबल रेसिस्टर है मान लिया, वेरिएबल रेसिस्टर की रेसिस्टेंस हम 0 भी कर सकते हैं। अगर मैं 0 करूंगा तो V आउट कितना हो जाएगा? 0। सीधी सी बात है, 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है 0 से तो स्टार्ट होना ही है इसको। अच्छा, जब आपने इसको 50 किलो ओम किया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, V आउट करंट की कोई जरूरत नहीं है, V आउट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 60
मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दो डायरेक्ट, कितना आ रहा है 7.5, मैक्सिमम 7.5 तक जाएगा, तो इसका मतलब बी करेक्ट आंसर है। प्लीज कन्विंस योर सेल्फ कि ये आता है आपको। और अगर आपको ये वाला टेक्निक नहीं आती है, पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप टोटल करंट निकाल के भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो आप, सही है, बट इट सेव्स अ टन ऑफ टाइम। गॉट इट? सही है। अच्छा, ये वाला तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, अभी हट चुका है, तो ये सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाए छोड़ दो आप, सही है। अच्छा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वुड बी द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन विच एनर्जी इज डिवाइडेड बाय चार्ज। एनर्जी ओवर चार्ज, एनर्जी ओवर चार्ज, एनर्जी ओवर चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है या ईएमएफ हो सकता है, सही है। अच्छा, ये वाला सवाल 27, ये आप लोग ट्राई करोगे। ओके गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप लगाओगे Q इज इक्वल टू आई टी टू फाइंड द टोटल चार्ज विच शुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3600, सही है। ये आपके पास टोटल चार्ज आ गया। अब मेरे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, अग्रीड। तो मैं एक काम कर सकता हूं, जो मेरे पास टोटल चार्ज आया है, उस टोटल चार्ज को अगर मैं चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरे पास सारे बाकी क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो कौन सा आंसर आ रहा है, डी, ठीक है। ये भी हो गया, कोई मसला ही नहीं था इसमें। थोड़े से डिफिकल्ट सवाल पे जाएं, ये वाला। The diagram shows a circuit in which a battery has negligible internal resistance, ठीक है, internal resistance 0 है। What is the value of current I? अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, जरा सुन लो। सबसे पहले दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो मैं ये कर सकता हूं, जरा इधर देख लो, जरा सुनो, लिसन टू मी, द अप्रोच विच आई वुड हैव टेकन। मैं एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले मैं सिर्फ इस लूप को ही कंसिडर कर लूं, मैं कोई वो नहीं लगा रहा अभी इसमें, वो जो आप बोल रहे हो किरचॉफ्स लॉ, मैं कुछ भी नहीं लगा रहा था, मैं इसमें सिर्फ पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास सबसे पहले आप एक काम करो, इस 3 ओम्स को फिलहाल भूल जाओ। 3 ओम्स को भूल जाओगे तो आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्टली आप ये करो कि 6, मतलब मैं इसमें निकालना चाह रहा हूं कि वोल्टेज इस पे निकाल रहा हूं, वी आउट निकाल रहा हूं, जो इस पे आ रहा होगा वोल्टेज, यानी ये हो जाएगा मेरे पास वी आउट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय, मेरे पास कितना आ जाएगा 14, राइट। अगर आप ये करोगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू बता दो कितनी आ रही है जी बेटे। 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 14, 5.14 आ गया। अगर ये 5.14 आया है तो इसका मतलब है कि V आउट पे 5.14 आ गया। यहां पर 5.14 अगर मेरे पास वोल्टेज आया है तो क्या मैं इसका करंट निकाल सकता हूं? इसका करंट जो भी निकलेगा वो निकाल लो, कितना आ रहा है करंट, इसका करंट निकालो। I इज इक्वल टू V ओवर R करो, 1.7 एम्पियर यहां पे पहुंच गए। अब आप एक काम करो, टोटल इसकी कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालो इस सर्किट की। 6 और 3 की कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 + 2 4, यानी आपके पास टोटल करंट कितना आ रहा है जी, टोटल करंट कितना आ रहा है 3। अगर 3 एम्पियर टोटल करंट आ रहा है तो 3 में से 1.7 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आई निकल आएगा 1. दोबारा कर लेते हैं, सुनो एक काम कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे IT की वैल्यू निकाल लेता हूं, टोटल करंट, सही है। मैं ऐसे कर लेता हूं, टोटल करंट निकाल लेते हैं। अगर मैं टोटल करंट निकालने पे जाता हूं तो मेरे पास IT इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 12 है, और टोटल जो रेसिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 और 3 की कॉम्बिनेशन कितनी होगी 2, और 2 + 2 4, यहां तक तो पहुंच गए 4 ओम्स आ गया। अच्छा, ये आ जाएगा IT इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स, ये भी आ गया हमारे पास, यानी 3 एम्पियर का करंट यहां तक आया। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, और ही आसान कर लेते हैं इसको, बड़े सिंपल तरीके से जाते हैं। मैं एक ये काम कर सकता हूं,
कि मैं इस 3 एम्पेयर, मुझे पता है कि 3 एम्पेयर इसमें से भी जा रहा होगा, ऐसे कर लेते हैं, 3 एम्पेयर अगर इसमें से जा रहा होगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 वोल्ट्स ये खा गया, यानी इस पर कितने वोल्ट्स आ गए टोटल बेटे? अगर 6 वोल्ट है तो इसका मतलब है 6 वोल्ट्स इस पे भी आ गए, 6 वोल्ट्स इस पे भी आ गए। आप डायरेक्ट आई की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा कितना 1 एम्पेयर, डायरेक्ट आंसर। आप इस तरीके से कर लो। दोबारा करवा के बताऊं क्या? रुक जाओ। द डायग्राम शोज करंट्स I1, I2, I3, I4 and I5 in different branches of the circuit. Okay. Which of the following is correct? मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं पहले इसमें नोड्स देख लूं। एक नोड तो ये रहा, एक नोड ये रहा। अगर मैं पहले वाले नोड पे बात करूं तो मेरे पास इसमें करंट कौन सा आ रहा है? इसमें आ रहा होगा, इस नोड की इक्वेशन बनेगी मेरे पास, इधर देख लो, दैट शुड बी इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। यहां तक पहुंच जाएंगे, एक ये बन गई। और अगर मैं इस नोड सेकंड नोड की बात करूं तो इधर मेरे पास इक्वेशन आनी चाहिए, ये हो जाएगा, 2 एंटर हो रहे हैं तो I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। यहां तक भी पहुंच गए। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो 100% पहला ऑप्शन करेक्ट है, सही है। यहां तक भी पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद हमारे पास जाता है ये वाला जरा इधर देख लो। Which diagram shows a potential divider circuit that can vary the voltage across the lamp? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डायरेक्ट आंसर पे नहीं चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, पहला वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैं इसकी रेसिस्टेंस को कुछ भी कर लूं, इसकी रेसिस्टेंस को कम करूं, बढ़ाऊं, डजेंट मैटर। मेरे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या यहां पर मेरे पास वोल्टेज वैरी करेगा? नहीं कर सकता मेरे पास इधर वैरी, सही है। इट्स नॉट पॉसिबल कि वैरी हो इधर। दूसरे वाले में मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? दूसरे वाले में मसला ये है, आपने एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट किया हुआ है, तो इसकी रेसिस्टेंस जो होगी वो इस पूरे सर्किट को नजर ही नहीं आएगी। आप इसमें बैठ के खेलते रहो इसकी रेसिस्टेंस के साथ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो करंट होगा वो यहां से जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा और डायरेक्ट इधर से जाएगा। सो इट डजंट मैटर मैं उसकी रेसिस्टेंस को क्या करूं, सही है। तो इसमें तो कुछ भी वेरिएशन नहीं आने वाली है। सी पार्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। अगर आपने इस जॉकी पॉइंट को उठाकर इधर रखा तो मेरा एक सवाल है, अगर सब चीजें आइडियल है तो मेरे पास ये लैंप जलेगा या नहीं जलेगा? इस पोजीशन में लैंप जलेगा या नहीं जलेगा? इस पर्टिकुलर पोजीशन में जलेगा या नहीं जलेगा? बेटे मेरे प्यारे बच्चे, यहां से लेकर यहां तक रेसिस्टेंस कितनी होगी? 0। अगर 0 रेसिस्टेंस है तो मेरे पास इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो फिर ये लैंप कैसे जलेगा? लैंप नहीं जल सकता। ये बात समझ में आई? फिर अगर आपने उठाकर इस जॉकी पॉइंट को इधर रखा, या इसको मैं ऊपर की तरफ लेता हुआ जा रहा हूं, सपोज करो मैंने इस जॉकी पॉइंट को इधर रख दिया, तो अब इसका मतलब है कि अगर ये 10 वोल्ट इस पर है तो 10 वोल्ट पूरे के पूरे इस पे भी आएंगे और 10 वोल्ट इस पे भी आएंगे। मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी, यानी इधर रखा 0 ब्राइटनेस, इधर रखा मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो बीच में रखोगे तो वेरी करती रहेगी। ये बात समझ में आई? तो इसके अंदर हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, तो बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। और डी ऑप्शन में भी जरा देख लो, डी ऑप्शन जो है इसमें भी कोई घंटा फर्क नहीं आता। अगर 10 वोल्ट इधर है तो 10 वोल्ट मेरे पास इधर भी होंगे, रिगार्डलेस मैं इसको कुछ भी कर लूं, मेरे पास लूप तो यही वाला नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब यह होगा कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये वाला एक सवाल है, ये वाला आप लोग अटेम्प्ट करो। 31 is a question that I want you to attempt. भाई ये क्वेश्चन था, the diagram shows 2 circuits. In these circuits only the internal resistance differ. Okay, only the internal resistance differ. Okay, we can see that in circuit Y the internal resistance is actually greater than than in X. तो इसका मतलब है कि इसमें लॉस्ट वोल्ट्स ज्यादा होंगे मेरे पास, इसमें लॉस्ट वोल्ट्स ज्यादा होंगे, इसमें लॉस्ट वोल्ट्स कम होंगे।
विच लाइन इन द टेबल इज करेक्ट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टर। जाहिर सी बात है, इसमें लॉस्ट वोल्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा, यानी ग्रेटर इन एक्स देन इन वाई। इसका मतलब है कि पहले दो ऑप्शन के ये वाले पार्ट तो सही हो गए। फिर उसके बाद पावर डेसिपेटेड इन द 3 ओम रेसिस्टर। अब पावर डेसिपेटेड अगर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर आर भी होता है, आई स्क्वायर आर इसमें भी होता है। अब सीधी सी बात है, कॉमन सेंस सजेस्ट के सब कुछ सेम है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। मेरे पास इधर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम है कंपेयर टू दिस, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मेरे पास करंट ज्यादा होगा। अगर इसमें करंट ज्यादा होगा तो पावर डेसिपेशन भी ज्यादा होगी, आई स्क्वायर आर। सही है? आप वोल्टेज से भी देख सकते हो, वी स्क्वायर ओवर आर करके भी देख सकते हो, वो भी सही आएगा, क्योंकि वोल्टेज इसमें ज्यादा है तो तब भी ज्यादा आएगा। सही है? तो इसका मतलब है कि इसका बी करेक्ट आंसर हो गया, ये भी हो गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी हटा देते हैं। ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, और ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 37, गिव इट अ शॉट। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। 2 वायर्स मेड ऑफ द सेम मटीरियल, यानी इन दोनों की रेसिस्टिविटी बराबर है भाई, एंड ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है तो लेंथ भी गई तेल लेने, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम वोल्टेज सप्लाई। वायर P has a diameter of 2 millimeter and wire Q has a diameter of 1 millimeter। आप मिलीमीटर्स को भी कन्वर्ट नहीं करो, छोड़ दो मिलीमीटर्स को भी। आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले रेसिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, इधर देखो, रेसिस्टेंस ऑफ P ओवर रेसिस्टेंस ऑफ Q, यूं लिख सकते हैं हम लोग। सही है? अगर मैंने यूं लिखा, मुझे पता है कि यार सारे के सारे तो कांस्टेंट हो गए, लेंथ भी कांस्टेंट हो गया, तो मैं एक काम लिख सकता हूं इधर, इज इक्वल टू 1 ओवर आर पी ओवर 1 ओवर आर क्यू लिख सकते हैं इसको। सही है? या मैं इसको सॉरी मैंने ये गलत किया, 1 ओवर ए पी ओवर 1 ओवर ए क्यू किया। अब सही किया? सही है? अब सही है? ठीक है। अब जब मैंने ये किया तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ए पी निकाल लो। ए पी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास पाए डायमीटर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 4, AP आ जाएगा। और AQ निकालने के लिए हो जाएगा पाए 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अग्रीड? यहां तक पहुंच गए? इन दोनों को उठाकर इसमें डालोगे, ये आ जाएगा आपके पास RP ओवर RQ। जब ये रेशियो आ जाएगा, इस रेशियो को उल्टा कर देना। क्या आ रहा है? RP ओवर RQ का रेशियो फॉर टोटल आंसर, यानी इसका मतलब होगा, इसका आ रहा होगा RP ओवर RQ का रेशियो 1 ओवर 4 आ रहा होगा। अब जरा सुनो, यहां तक क्लियर है? क्लियर है या मैं करके दिखाऊं? ठीक है। अब जरा सुनो, अगर RP ओवर RQ 1 ओवर 4 आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे रियलाइज दिस फैक्ट कि हमें पता है कि जो करंट होगा वो इसका इन्वर्टेड होगा। करंट इसका इन्वर्टेड होगा तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। यंग मॉडुलस वाला सवाल नहीं है ये बेटे, मिलते जुलते तो वो भी, उसमें भी ये होता है, यंग अगर मटेरियल सेम है यंग मॉडुलस सेम होगा। सही है? यानी इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल के अंदर, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ओन आपसे हुआ? सिर्फ ओन देगा जवाब। कौन सा? सुनो जरा सुनो, 1 वोल्ट, वोल्टेज खुद क्या होता है जरा सुनो। वोल्टेज इटसेल्फ इज वर्क डन ओवर चार्ज होता है, यानी जूल्स पर कूलम। जूल्स पर कूलम कौन सा है? बी। सही है? ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज ऑब्जर्व टू फॉल
when the battery supplies a current to an external resistor, okay, to an external resistor है, what quantities are needed to calculate the fall in voltage? सबसे पहले इंटरनल रेसिस्टेंस हमें चाहिए होगी लाजमी, यानी हमारे पास है, और अगर हमें निकालना है व्हाट क्वांटिटी नीड टू कैलकुलेट द फॉल इन वोल्टेज, सी करंट पता होना चाहिए और इंटरनल रेसिस्टेंस पता है, तो डायरेक्ट आपके पास वो आ जाएगा, वो जो आपका लॉस्ट वोल्ट्स आ जाएंगे आपके पास। सही है, क्लियर है, कोई मसला ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट, ये वाला आप लोग ट्राई करो 40। जरा सुनो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y is 20 volts. The time taken for the charge carriers to move from x to y is 15 seconds. In this time, the energy of the charge carriers changed by 12 joules. What is the current between x and y? Your target, सबसे पहले एक चीज रियलाइज करो कि भाई पावर इज इक्वल टू IV होता है, लेकिन पावर खुद होता है एनर्जी ओवर टाइम। तो यहां तक पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज इक्वल टू IVT हो गया। आपको इसमें से करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू एनर्जी कितना है 12 ओवर हमारे पास क्या है वोल्टेज कितना है 20 और टाइम कितना है 15। डायरेक्ट आंसर निकलेगा। सही है, ये भी हो गया। ये वाला सवाल, द डायग्राम शोज अ बैटरी, अ फिक्स्ड रेसिस्टर एंड एन एमीटर एंड अ वेरिएबल रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द फिक्स्ड रेसिस्टर। ओके, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज हो सकती है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेसिस्टर इज रिड्यूस्ड। इसके आपने R को कम किया, तो इसका मतलब है V की वैल्यू क्या होगी, ऊपर ऊपर इंक्रीज होगी। सही है, यानी अगर V की वैल्यू बढ़ेगी, V की वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों चीजें हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। ये कह रहा है किरचॉफ्स टू लॉज फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स can be derived by using conservation laws. On which conservation law do Kirchhoff's law depend? एक होता है फर्स्ट लॉ, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर। सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पर। ये वाला कर लो। लिसन, आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी। चलो मान लिया ये 12 ओम है, मैं काम करता हूं, वेरीफाई करना चाहता हूं इसको। ठीक है, इधर देखो 12 और 12 की कॉम्बिनेशन दोनों बराबर है, तो दोनों अगर पैरेलल में है तो कितनी हो जाएगी 6 और 6 की कॉम्बिनेशन कितनी होती है 3। मैच कर गया। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला है ग्रेटेस्ट पावर डेसिपेशन, तो ग्रेटेस्ट पावर डेसिपेशन के लिए आप डायरेक्टली I²R लगा सकते हो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो बड़ी आ रही है एक ही आ रही है। सही है, फिर भी एक दफा चेक कर लो, C है, कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर बी। सुन तो लो, when a potential difference V is applied between the ends of a wire of diameter D, ठीक है, हमारे पास diameter given है D and length L, the current in the wire is I। सही है, तो मैं काम कर सकता हूं। सबसे पहली चीज है, पहले वाले केस का मैं कुछ ना कुछ इधर बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R, यही होता है। तो मैं पहले इसकी R की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये फर्स्ट केस का मैं कर रहा हूं, तो R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, क्या होता है, रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया होता है, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कितनी है, लेंथ L है, और हमारे पास जो एरिया है वो हो जाएगा πd²/4, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4L/πd²। यहां तक पहुंच गए, सही है, कोई मसला ही नहीं था, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, फिर ये पहले केस के लिए मैंने किया है,
फिर हम लोग कलर कोड चेंज कर रहा हूं, दूसरे केस के लिए जा रहा हूं। दूसरे केस में ये होगा कि I इज इक्वल टू, ये वाली R तो हम लोग इसमें डाल देंगे, लेकिन I इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय R न्यू। जो R न्यू है पहले मुझे वो निकालनी होगी। सो R न्यू शुड बी इक्वल टू, इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 4D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और जो है 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सही है? इज दैट करेक्ट? ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, इसको उठाकर इसमें डालना है और दोनों के रेशियोज निकालना है। मुझे यही बोला है ना, मुझे बोलता है कि मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द करंट। अच्छा करंट यानी ये भी I न्यू हो जाएगा मेरे पास, ये मुझे करंट निकालना है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इधर देखो, लिसन, फाइनली इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, I इज इक्वल टू V ओवर 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, और I न्यू इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय 4 2 8L ओवर पाई 4D स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर V ओवर 4L, एंड I न्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 4 8 पाई डी स्क्वायर V डिवाइडेड बाय 8L। यहां तक पहुंच गए। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यहां तक पहुंच गए। फिर फाइनली हो जाएगा हमारे पास I ओवर I न्यू शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास पाई डी स्क्वायर V ओवर 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर V ओवर L। सही है? यहां तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है पाई डी स्क्वायर V ओवर 4L मल्टीप्लाइड बाय L ओवर पाई डी स्क्वायर V, यानी हमारे पास ये कैंसिल और ऊपर वाला भी कैंसिल, L भी कैंसिल, यानी हमारे पास I ओवर I न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 4, यानी I न्यू इज इक्वल टू 4I। सही है? ये करना पड़ेगा पेपर के अंदर, और कोई तरीका नहीं है। सही है? लेकिन एक बात याद रखना, एक भी मिस्टेक हुई बीच में, पूरा सवाल गलत। 1 मिनट।